Welcome to all. Our today's first topic is Ohm's law. Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the conductor, provided the physical condition like temperature remains constant. Ohm's law basically हमें potential difference V और करंट I में एक रिलेशन बताता है, और उस रिलेशन को समझने के लिए हमने एक कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर के एक एंड को तो हमने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और एक एंड को हमने सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। सेल का बेसिक फंक्शन हमें पता है कि सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल केवल क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। मींस जो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में ऐसे घूम रहे हैं उनको केवल ये सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में घूम के ऐसे आता है ना, तो ये सेल केवल उसको एनर्जी देता है ताकि वो फिर दोबारा से इस सर्किट में घूम सके। जैसे आप एक रेसिंग ट्रैक में चल रहे हो या रनिंग कर रहे हो, तो आपने चक्कर पूरा किया, तो वहां पर आके आप क्या करते हो, एनर्जी ड्रिंक ले लेते हो। तो वो एनर्जी ड्रिंक क्या करती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि आप अपना अगला चक्कर फिर दोबारा से लगाओ। तो इसमें हमने ये एक सर्किट कंप्लीट कर लिया। इस सर्किट में अगर हमने ये जो सेल है, ये 2 वोल्ट का हमने एक सेल लिया, 2 वोल्ट। इस सेल का जो पोटेंशियल है डेट इज 2 वोल्ट। तो इस सेल के 2 वोल्ट के पोटेंशियल का मीनिंग आपको सबको पता है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है ना, 2 - 0 = 2, वही इस सेल का पोटेंशियल होता है। अब हम इस सेल के टर्मिनल्स को अगर इस कंडक्टर के एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम इस कंडक्टर के एंड्स में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा रहे हैं। क्योंकि अगर ये वाला टर्मिनल इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इस एंड पे कितना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, 2 वोल्ट, और इस वाले एंड पे कितना डेवलप हो जाएगा, 0 वोल्ट, क्योंकि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बातें समझाई हैं। अब यहां पर इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उससे होता क्या है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं ना, जब यहां पर इस कंडक्टर के पास आता है, तो कंडक्टर में से निकलने के लिए उसको थोड़ी एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। अभी हम आगे जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर से ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक पुश प्रोवाइड करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो इजीली लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ को आ जाए। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और वो कहां जाता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ये वाला एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहां कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और इधर कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल। मींस यहां पर इसका पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल है और यहां क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहां पर से जब इलेक्ट्रॉन इधर से पुश होगा, तो इस जहां से जब कंडक्टर के अक्रॉस जाएगा, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फिर फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें हमने क्या किया, स्टडी की। हमने यहां पर जो सेल है ना, 2 वोल्ट का सेल लिया, और हमने देखा कि जब हम 2 वोल्ट का एक सेल ले रहे हैं, तो हमने इस कंडक्टर में एमीटर लगाकर यहां पर हमने करंट की रीडिंग नोट की, और जब करंट की रीडिंग नोट की तो यहां हमें करंट मिला लेट 1 एम्पियर। अब फिर हमने क्या किया, यहां पर एक सेल और लगा दिया, और जब 2 वोल्ट का एक सेल हमने और लगाया, और 2 वोल्ट का जब हम एक सेल और लगाते हैं, तो इस बैटरी का पोटेंशियल टोटल कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। और जब हमने देखा यहां पर हमने 4 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, मतलब अगर ये हम बैटरी अगर 4 वोल्ट की बना देंगे, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस पे कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा करंट कितना हो गया, इट बिकम्स 2 एम्पियर, करंट 2 एम्पियर हो गया। फिर हमने एक सेल और यूज किया, 2 वोल्ट का, और 2 वोल्ट का सेल यूज किया, तो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना हो गया, 6 वोल्ट। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया, 6 वोल्ट। और हमने देखा कि उस टाइम पे हमें करंट दिख रहा है 3 एम्पियर। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। यहां पर हमने जो सेल यूज किया, 2 वोल्ट का सेल यूज किया है। 2 वोल्ट का मतलब हो गया कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको कुछ एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली आगे को जाएगा। तो हमने यहां पर ना एक क्रॉस सेक्शन बना दिया, कहीं पे भी इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने कहीं पे भी क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया, और इस क्रॉस सेक्शन में जब हमने ये देखा कि जब हम 2 वोल्ट का सेल यूज कर रहे हैं, तो करंट कितना 1 एम्पियर। तो हमें सबको पता है कि करंट का फॉर्मूला है I = Q/T। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, वो हमें करंट की वैल्यू देगा।
तो हमने देखा कि यहाँ पर 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस हुआ, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें आई की वैल्यू कितनी मिली, 1 एम्पियर। फिर जब हमने यहाँ पर 2 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा हमने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के आएगा उसको थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी ज्यादा प्रोवाइड होगी। ये सेल ज्यादा पोटेंशियल का हमने यूज किया है, ज्यादा वोल्ट का यूज किया है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देगा। तो ज्यादा एनर्जी देने से क्या होगा कि यहाँ पर से इस क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी उनकी, उनको एनर्जी मिलेगी, तो जल्दी जल्दी भागेंगे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर इस केस में 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस होने लगे, तो हमने देखा करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर। फिर हमने जब 6 वोल्ट का पोटेंशियल यूज किया, 3 से लगा दिए, 6 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से दौड़ने लगे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमें करंट मिला 1 सेकंड में, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने लगे, तो हमने देखा कि यहाँ पर करंट आ गया 3 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक रीडिंग नोट करी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमें करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती दिख रही है। और कैसे इंक्रीज हो रही है, देखो आप, करंट में और पोटेंशियल में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मींस जैसे हमने पोटेंशियल को कितना किया, डबल, 2 से 4 करने का मीनिंग डबल किया, तो करंट की वैल्यू भी कैसे हो गई, डबल हो गई। जब हमने पोटेंशियल को 2 से 6 किया, 3 टाइम्स किया, तो करंट की वैल्यू भी कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई। इट मींस हियर ये हमने कंक्लूजन निकाला कि जो आई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। करंट कैसे बढ़ रहा है, वी के प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। जितना हम वी को इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और v इज प्रोपोर्शनल टू आई, इसको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो आप इसको उल्टा करके देखो, यहां पर हमने करंट को कितना किया, 2 से 1 मींस आधा, करंट को आधा किया, तो हम क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल भी आधा हो रहा है। जब हमने करंट को क्या किया, 3 से 1 किया, तो कितना कम कर दिया हमने, 3 से बनाने पे हमने इसको कितना कम कर दिया, हमने इसको, यहां तो हमने इसका हाफ किया था, यहां हमने इसका 3 टाइम्स कम कर दिया। और जब 3 टाइम्स कम किया तो ये कितनी वैल्यू हो गई, 6 से 2 के, ये भी कितना हो गया, इसका 3 गुना कम हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर ये v और i भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, बोथ आर ट्रू मींस, अगर दोनों ही ट्रू हैं तो हमने लिखा v इज इक्वल टू, क्योंकि जब भी हमें मालूम है कि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड एनी कांस्टेंट और सम कांस्टेंट, और हियर कांस्टेंट इज r, और यहां पर जो हम कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज r, और इसी r को हम क्या बोलते हैं, दिस r इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यही r क्या है, दिस इज रेजिस्टेंस। अब यहां से हमने ना रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है r इज इक्वल टू वी अपॉन आई, मीन्स हमने r की वैल्यू फाइंड की तो v अपॉन आई हो जाएगा। मीन्स अगर हम v और i का रेशियो फाइंड करें, v की वैल्यू पुट करें और i की वैल्यू पुट करके उनका रेशियो फाइंड करें, तो वो रेशियो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो रेशियो हमें r देता है, मीन्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हमने देखो यहां पर इनकी वैल्यू निकालनी स्टार्ट की, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, और करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना आया, 2 आ गया। फिर हमने इस केस को लिया, पोटेंशियल कितना है, 4, करंट कितना है, 2, तो फिर क्या देखा दोबारा से, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 आ रही है। थर्ड केस में हमने पोटेंशियल कितना लिया है, 6 वोल्ट, करंट कितना लिया है, 3 एम्पियर, तो फिर क्या देखा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर दोबारा से 2 आ रही है। तो रेजिस्टेंस हमें तीनों केसेस में कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट, मींस v और i का जो रेशियो होता है ना, दैट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वही कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक्चुअल में ये जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो हमें कैसे मिल रही है, v अपॉन i के रेशियो से मिल रही है। v अपॉन i का जो हम रेशियो निकाल रहे हैं वही हमें r प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस v अपॉन i से जो हम v अपॉन i का जो रेशियो फाइंड कर रहे हैं वो हमें r की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ r की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो v अपॉन i क्या है, इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r, ये केवल एक r को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां से हमने देखा कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, और ओम का हम साइन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ओम को हम ऐसे साइन से डिनोट करते हैं।
दिस इज द साइन फॉर ओम। अब यहां पर इसका मतलब हमने बोला कि दिस इज 2 ओम, दिस इज अगेन 2 ओम, दिस इज अगेन 2 ओम। तीनों जगह आर की वैल्यू हमें कैसे मिल रही है? कांस्टेंट मिल रही है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम लिख ली, ओम का साइन भी देख लिया। अब हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को लिख रहे हैं कि रेजिस्टेंस को हमें डिफाइन करना है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या देखते हैं कि चार्जेस का जो फ्लो है वो अपोज हो रहा है। अपोज का मतलब है कि चार्जेस आसानी से चल नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कुछ रुकावट मिल रही है, उनका कोई अपोजिशन कर रहा है। वो अपोजिशन को देखते हैं आगे। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, इज द प्रॉपर्टी दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है। कंडक्टर की उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का कारण क्या है? cause of resistance, cause of resistance is the frequent collision among the electrons and between the electrons एंड एटम्स। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि चार्जेस के फ्लो को अपोज करती है, और चार्जेस का फ्लो जब अपोज होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि उन चार्जेस का फ्लो का अपोज होने का से ही रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो उसको समझने के लिए हमने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को हमने फिर दोबारा से इसका एक सर्किट कंप्लीट कर लिया। ये इसका पॉजिटिव, इधर इसका नेगेटिव, ठीक है। अब हमने देखा यहां पर ये जो पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक हमने किसी भी सर्किट में इस कंडक्टर से पहले कहीं भी यूनिट क्रॉस सेक्शन का एरिया लिया, यूनिट एरिया ले लिया हमने, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। और उस क्रॉस सेक्शन, यूनिट का मतलब हो गया कि जो भी वायर होगी उसका क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया। यूनिट नहीं बोलेंगे यहां पर, हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया हमने, जो भी वायर है। अब हमने देखा कि यहां पर ये जो रास्ता है ना, यहां से लेकर यहां तक का जो पाथ है बड़ा स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है कि यहां पर कोई कंडक्टर नहीं है, और अगर कंडक्टर नहीं है तो कंडक्टर के एटम्स नहीं है। मीन्स जो कंडक्टर होगा उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, एटम से मिलकर बना होगा कंडक्टर। तो हम बेसिकली मान के चलते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का, कंडक्टर से पहले का, वो बड़ा स्मूथ है, और इस स्मूथ रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स बड़ा इजीली मूव करते हैं। जैसे आप कहीं साइकिल चला रहे हो ना, एक स्मूथ रोड है, तो वहां पर आपको पेडलिंग करने में, पेडल मारने में कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती है, बहुत स्मूथली आपकी साइकिल चलती है। लेकिन जैसे वो रोड आगे जाके कहीं टूटी हुई रोड आ जाती है, कहीं पत्थर आ गए, तो आपको उसको क्रॉस करने में ज्यादा फोर्स देनी पड़ती है। उसी तरीके से हमें यहाँ समझना है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो हिस्सा जो आप मान लो कि बिल्कुल प्लेन रोड है बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ा स्मूथली मूव कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 यूनिट टाइम में 50 इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस किया, और चार्जेस इन पर यूनिट टाइम जो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? करंट का मेजरमेंट मिलता है। तो यहां पर हमने देखा कि करंट इज 50 एम्पियर, ये करंट 50 एम्पियर है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचते हैं, अब उनको इस कंडक्टर से होकर गुजरना है। तो कंडक्टर्स के बहुत सारे एटम्स हैं, वो उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जाके एटम से टकराएगा तो स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। जैसे जनरली आप कहीं दौड़ के जा रहे हो और रास्ते में आपको कहीं कोई किससे आपकी टक्कर हो जाए, तो ऑब्वियस है कि आपकी स्पीड तो कम होनी है। तो स्पीड कम होगी, फिर पीछे से, लेकिन सेल ने तो उसको एनर्जी दी हुई है, वो कैसे न कैसे कोशिश करके आगे को जाएगा जरूर, ठीक है। तो फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि हमने यहाँ पर इस कंडक्टर के अक्रॉस भी यहाँ पर कहीं भी क्रॉस सेक्शन एरिया जूम कर लिया, और ये देखा कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस कंडक्टर के अक्रॉस यहां पर इसमें 1 सेकंड में ओनली 30 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर पा रहे हैं पर सेकंड में। तो इसका मतलब हमें यहां पर करंट कितना मिला? 30 एम्पियर। थोड़ा आपको समझने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज
अक्रॉस द सर्किट हमारा जो करंट की वैल्यू होती है डेट रिमेन्स सेम। वो कंडक्टर में अगर हम सीरीज कंडक्टर यूज कर रहे हैं, सीरीज का हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे, तो अभी आपको समझने के लिए समझा रहा हूं कि यहां पर तो हमारे पास रास्ता स्मूथ था, तो 50 एम्पीयर का करंट, लेकिन जैसे ही कंडक्टर आया तो इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट मिली, ऑब्स्ट्रक्शन मिला, और ऑब्स्ट्रक्शन मिलने से क्या हुआ कि यहां पर 1 सेकंड में केवल 30 ही इलेक्ट्रॉन इसको पार कर पा रहे हैं, और जब 1 सेकंड में 30 इलेक्ट्रॉन पास कर पा रहे हैं तो हमने देखा करंट 30 एम्पीयर आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर से जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसको वहां पर रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, और ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है तो हम जब पर सेकंड में देखते हैं तो पर सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही है वो कम हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि यहां पर इसकी वैल्यू 30 एम्पीयर रहेगी। अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा, डेट R इज इक्वल टू V अपॉन I, और इसी रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमें पता लग रहा है डेट I is directly proportional to potential, but I is inversely proportional to resistance. पोटेंशियल आपने इंक्रीज किया तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, I इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। मोर द रेजिस्टेंस लेस द वैल्यू ऑफ करंट, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पर तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या था, रेजिस्टेंस का कॉज है फ्रीक्वेंट कॉलिजन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स का आपस में बहुत ज्यादा टकराना। तो क्या हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन ही रेजिस्टेंस हाई होने का कारण है? क्योंकि जैसे अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, जैसे लकड़ी की बात करें या प्लास्टिक की बात करें, तो यहां तो करंट होता ही नहीं है, तो करंट नहीं है, तो करंट अगर उनमें फ्लो नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस इट मींस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर हम लकड़ी की बात कर रहे हैं तो लकड़ी में एक्चुअल में होता क्या है कि फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। या हम किसी भी इंसुलेटर की जब बात करेंगे ना, तो उस इंसुलेटर में या जैसे लकड़ी है या प्लास्टिक है तो उसमें फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उनकी कोलिजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, हाई रेजिस्टेंस बोलेंगे उनका, क्यों? क्योंकि उसमें तो करंट ही फ्लो नहीं होता, क्योंकि फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट जीरो है, और करंट जीरो का मतलब क्या, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया। अगर आप इन दोनों में रिलेशन देखो, रेजिस्टेंस और आई में रिलेशन है 1/I के इक्वल है, ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट में देख रहे हैं। अगर I जीरो है, इफ I इक्वल टू जीरो, क्योंकि लकड़ी में करंट नहीं चलता, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस कैसा हो गया, इनफाइनाइट। 1/0 इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। तो जब लकड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं, इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर उनका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर चलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, और चलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो इट मींस रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है। अब हम V और I इन दोनों का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और V और I हमने भी पढ़ा कि V और I में कैसा रिलेशन है, V एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो हमने इसका कर्व ड्रॉ किया, हमने एक एक्सेस लिया, इसमें एक्स एक्सिस का हमने पोटेंशियल डिनोट कर दिया, अलोंग एक्स एक्सिस V, और अलोंग I एक्सिस हमने डिनोट कर दिया करंट। जो भी हमने यहां पर जो वैल्यूज लिखी थी, जो हमने इससे पहले लिखी थी, वहां पर हमने देखा था कि पोटेंशियल हमने कितना किया, 2 वोल्ट किया, तो करंट कितना था 1 एम्पीयर, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर जब हमने पोटेंशियल कितना कर दिया 4, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2 हो गई थी। और फिर जब हमने पोटेंशियल कितना कर दिया 6, करंट की वैल्यू कितनी हो गई थी, इट बिकम्स 3, ये 3 हो गई, ये 2 हो गई और ये 1। और जब हमने इन सारे पॉइंट्स को मिलाया तो हमें कैसी लाइन मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली, और ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम V और I का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें जो कर्व मिल रहा है कैसा मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा है। और स्ट्रेट लाइन कर्व का मीनिंग क्या होता है कि V एंड I आर लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि अगर दो पॉइंट्स V और I एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों कैसे रिलेटेड है, लीनियरली रिलेटेड है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में V एंड I आर linearly related to each other, related to
ईच अदर। ठीक है, लीनियर रिलेशन में जनरली जब आप लीनियर रिलेशंस का ग्राफ बनाते हो ना, तो लीनियर रिलेशंस में हम जब कोई भी जो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के जब उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक्स और वाई की जो पावर्स होती हैं वो हमेशा 1 के इक्वल होती हैं। तो जब दोनों की पावर 1 होगी तो उन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनता है? ऑलवेज लीनियर ग्राफ बनता है, स्ट्रेट ग्राफ बनता है। तो इसलिए हमने यहां लिखा V एंड I आर लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर। मीन्स अगर हम पोटेंशियल को 2 टाइम्स कर रहे हैं, पोटेंशियल को भी हमने कितना किया था? हमने पोटेंशियल देखा था, हमने 1 से 2 कर दिया था, डबल कर दिया था। तो करंट भी कितना इंक्रीज हो गया था? करंट 1 से 2 हो गया था, डबल हो गया था। मीन करंट पावर्स में इंक्रीज नहीं हुआ। दोनों लीनियरली रिलेटेड होने का मतलब है कि अगर हम एक वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा पावर्स में इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो पावर में इंक्रीज नहीं हो रहा तो दोनों की वैल्यू पावर कैसी है? 1 है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ बोलते हैं। अगर देखो हम थोड़ा सा इस ग्राफ के कर्व को, इसमें जो एक्सिस है ना, इनके एक्सिस को चेंज करते हैं। अगर हम आई इधर ड्रॉ करते हैं और बी को उधर ड्रॉ करते हैं, और अब हमने बी और आई का ग्राफ बनाया, तब भी स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि लीनियर रिलेशन है। तो इसमें ये जो कर्व ड्रॉ करते हैं, दिस कर्व इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप, इसको हम स्लोप बोलते हैं एक्चुअल में। जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, मतलब करंट के एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ना, ये एंगल, इस एंगल का जो थीटा tan है, tan ऑफ दिस थीटा, tan ऑफ दिस थीटा, ये tan ऑफ दिस थीटा एक्चुअल में हमें क्या प्रोवाइड करेगा? tan थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं? tan थीटा देखो आप, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। और अगर आप यहां पर इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ v और यहां से लेकर यहां तक दिस इज द वैल्यू ऑफ I, v पोटेंशियल अप्लाई करने पे हमें करंट कितना मिला? I मिला। और हम tan थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस v अपॉन I की इक्वल आएगी। ठीक है, और आगे हमने क्या पढ़ा कि v अपॉन I एक्चुअली किसके इक्वल होता है? R के इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये इस लाइन का स्लोप होता है। इस एक्सिस के साथ आई एक्स, जो एक्स एक्सिस हमने करंट लिया है, उसके साथ जो थीटा एंगल बनेगा, उसका अगर हम tan फाइंड कर लेंगे तो वही हमें एक्चुअल में किसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो जब हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं, दिस कर्व इज कॉल्ड स्लोप, इसको हम स्लोप बोलते हैं। अब अगर आपके पास 2 डिफरेंट कंडक्टर्स दिए हैं और आपसे बोला कि दोनों में से कौन से वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है, तो उसको देखो हम स्लोप से समझते हैं। जैसे हमने 2 कर्व्स दिए हमें, हियर इज I, हियर इज V। एक ये हो गया। इसी कर्व में 2 मेटल्स ड्रॉ करते हैं, एक का स्लोप ऐसे जा रहा है और एक का स्लोप ऐसे जा रहा है। ठीक है, 2 स्लोप्स हमने ले लिए। अब आप क्या करो, दोनों के लिए एक पर्टिकुलर पोटेंशियल की वैल्यू, करंट की वैल्यू सेलेक्ट कर लो। जैसे यहां पर ये पोटेंशियल है ना, इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर, ये पर्टिकुलर पोटेंशियल हमने ले लिया, ये लेट इट बी 10, इसको हमने बोल दिया 10 है। अब हमने यहां पर इसको इसके आई के पहले ड्रॉ करके, जहां पर हमें पॉइंट इसको कट कर रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे। तो यहां पर हमें कुछ करंट की वैल्यू मिलेगी, लेट इट बी 5, माना ये 10 5 है। और फिर हमने इसको आगे प्रोसीड किया और यहां पर इसने ये ए मेटल हो गया और एक बी कंडक्टर हो गया, ए कंडक्टर बी कंडक्टर। जहां पर इसने इसको कट किया वहां पर भी हमने इसकी वैल्यू ऐसे ड्रॉ कर ली। ठीक है, और लेट की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। यहाँ पे करंट हमें 10 मिला और यहाँ पे हमें करंट कितना मिला? 5। तो अगर हम ए मेटल की बात करें, ए मेटल, तो ए मेटल का रेजिस्टेंस कितना? V अपॉन I, 10 अपॉन 5 कितना आया? ये वैल्यू आ गई 2, तो 2 ओम आ गया। और अगर हम सेकंड वाले मेटल की बात करें, बी कंडक्टर की बात करें, मेटल की बात करें, तो इसका रेजिस्टेंस कितना? V अपॉन I, 10 अपॉन 10, वैल्यू कितनी आई? 1 ओम के बराबर आई। तो यहां पर हमें पता है कि देखो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है, और जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम एक कर्व ऐसे प्रोवाइड कर दें तो हम अपने इस एक V की कांस्टेंट वैल्यू पर हम करंट की वैल्यू दोनों के लिए फाइंड करके क्या कर सकते हैं? दोनों का रेजिस्टेंस बता सकते हैं, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो यहां पर तो आपको क्लियरली बात क्लियर हो चुकी है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी।